नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट जो कि न्यू वाली आ गई है, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला सेट आज कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 से 4 दिनों में पूरी बुक कवर हो जाएगी। तो आप लोग जो भी लोग नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? तो ऐसा कार्य जो है अवध की बेगम हजरत महल ने किया था। बी ऑप्शन सही है, हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो मौर्य अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। कैसी थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तीसरा प्रश्न है। तो कोतवाल क्या करता था? कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन सही है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य कार्य था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत के जो है किसके विरुद्ध थे? भारत में जो है किसके विरुद्ध थे? मंद औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति या औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति, इनमें से किसके विरोध में थी? जवाब हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण के जो है विरोध में थे। बी यहाँ से सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? पांचवा प्रश्न है, जलाशयों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं पूछा गया है। जवाब हो जाएगा धौलावीरा से जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। यही लोथल की अगर बात करते हैं तो यह एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। और धौलावीरा की देखा जाए तो इसकी खोज के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो जो है जेपी जोशी ने, ठीक है ना, 1967-68 में जेपी जोशी ने इसका जो है खोज किया था। अगले अगला क्वेश्चन में दिया गया है, वैशाली में द्वितीय संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? यहाँ बौद्ध संगति की बात हो रही है। छठा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काला शोक के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, काला शोक के द्वारा द्वितीय संगति किया गया था। कहाँ पर? वैशाली में। ये प्रथम संगति की बात करते हैं, भी बार बार पूछा जाता है। तो अजातशत्रु के समय में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजगृह में। दूसरा जो है काला शोक के समय में वैशाली में हुआ था। तीसरे की अगर बौद्ध संगत की बात करते हैं तो ये अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा जो है कनिष्क के समय में हुआ था, कुंडलवन में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो चारों संगतियां आप लोग ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बार बार बनते आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध हस्ती और उनके संबंधित संगठन का सही जो है चुनाव करना है। कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की। ठीक है ना, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यही एनी बेसेंट की हम बात करते हैं, पहले ऑप्शन में दिया था। इन्होंने जो है क्या किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है ना। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है आपका, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक शासन का निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो है इसने जो है 1909 में जो है सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के बारे में बार बार पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है ना, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। यही अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है आपका इंडिया विंस फ्रीडम नाम। ठीक है ना, इंडिया विंस फ्रीडम। इंदिरा गांधी की अगर बात करते हैं तो इनका जो है पुस्तक का नाम माई ट्रूथ इनकी पुस्तक का नाम है। इटर्नल इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम विश्व इतिहास की झलक या भारत की खोज।
भारत की खोज जो है बार-बार पूछा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये ध्यान में रखेंगे। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिया गया है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली में सल्तनत इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? 10वां प्रश्न यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही है, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है विश्व के कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? यानी पूरे विश्व है, इसको कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। विश्व को कुल जो है 24 टाइम जोनों में बांटा गया। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है ना? यह जो है एक टाइम जोन जो है 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। एक टाइम जोन जो है 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, सभी को इसका जवाब पता है। 82.5 अंश जो है पूर्वी यामोत्तर देशांतर जो है, यह जो है आपका भारत की मानक समय रेखा है। ये ऑप्शन सही होगा। 82.5 अंश जो है पूर्वी देशांतर, या इसे कहा जाए 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 13वां क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत का तो यह जो होगा गुरु शिखर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, गुरु शिखर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, बार बार पूछा जाता है, तो 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। मीटर में अगर बात की जाए, देखा जाए, यही अगर फीट में देखा जाए, देखिए मीटर में भी पूछा जाता है, फीट में भी पूछा जाता है। तो आपको बदलना आता है तो बहुत आसान चीज है, अगर नहीं बदलना आता तो ऐसे रट लीजिए। जो है 5600 जो है 50 फीट है इसकी ऊंचाई। 5650 फीट में देखा जाए और मीटर में जाया जाए तो 1722 मीटर है। 14वां प्रश्न है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, अमेजन वर्षा वन जो है, इसको जो है विश्व के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? यह पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना था। और इसका अगर बात किया जाए तो 20%, ठीक है ना, कुल ऑक्सीजन का 20% यहीं से आपके कवर होता है। अगला प्रश्न दिया है 15 नंबर का। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? यूरेनियम के जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यह जो है आपके राजस्थान में पाए गए। ठीक है ना? राजस्थान में भी पाए गए हैं और यह जो है झारखंड में भी मिलते हैं। तो इसको दोनों को याद रखिएगा। ऑप्शन में आपका राजस्थान है तो राजस्थान आप लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर का। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? भारत में नई आर्थिक नीति की बात हो रही है। 16वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन बी। यह जो है 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति आई। यहाँ से बी ऑप्शन बन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है, इसके लेखक कौन है? जवाब है आपका ऑप्शन ए। यह है आपके एम विश्वेश्वरैया। ये ऑप्शन सही होगा। कौन है? एम विश्वेश्वरैया जो है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? जवाब है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन। सी ऑप्शन सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? जीएसटी जीएसटी से अक्सर प्रश्न बनते आए हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सन 2017 में भारत में जीएसटी लागू किए गए। 20वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा छोटा करेंगे ताकि जो है पूरा प्रश्न दिखाई दे। देखिएगा यहाँ से। इसमें दिया गया है फसल बीमा योजना में कौन सही नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। फसल बीमा योजना जो है यह व्यापक फसल बीमा योजना 2015 में सही किया गया था। यह जो है कथन सही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि यह जो है व्यापक फसल बीमा योजना आपका 1985 में बना था। ठीक है ना? तो बना था 1985 में यह बना था, इसलिए जो है यह ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है यहाँ पर।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं अगले पेज पर। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और यह निर्णय जो है आपके अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में जो है वर्णन किया गया है। 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था किस अनुच्छेद के अंतर्गत? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट सूची सेकंड के सुमिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके मिलाना है सूची फर्स्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम भाग जो है 6 की बात करते हैं तो यह किसमें है? भाग 6 में किसका वर्णन किया गया है? इसमें जो है पंचायतों का वर्णन, है ना? किसका किया गया है? देखिए यहाँ से ऑप्शन भी देख लेंगे तो आपको सही, हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उधर ध्यान ना दीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है ना? अब देखिए भारतीय संविधान का भाग जो है 9वां अगर बात की जाए तो किसमें दिया गया है? या पंचायत में दिया गया है। इसमें पंचायत का बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 8वां की बात करते हैं तो यह जो है नगर पालिका की बात की गई है। माफ कीजिएगा, संघ क्षेत्रों की बात की गई। जो है 4A की बात करते हैं तो इसमें जो है मूल कर्तव्य की बात की गई और जो है भाग 9A पंचायतों की बात की। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ से बन जाएगा आपका। 24वां प्रश्न दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध सही नहीं, इसमें कौन सा गलत है? पहला दिया गया काम करने के लिए मानवीय दशाओं का उपबंध, बिल्कुल यह सही है। दूसरा दिया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा उपबंध कराना, ये भी आपका सही है, ये भी कहा गया है। तीसरा दिया गया सी भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारे का प्रवृत्ति को बढ़ाना, यह जैसा नहीं किया गया है। ठीक है ना? तो जो है आपका ऑप्शन सी जो है असंगत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव में सुधारों के लिए बना था, निर्वाचन में सुधार के लिए बना गया था और यह जो है 1990 में इसका गठन हुआ था। 1990 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का नाम 26वां प्रश्न। जवाब है ऑप्शन सी। इसका नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सी ऑप्शन सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। 27वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? सिंपल सा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसका जवाब आपका यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसने किया था जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की। अगला प्रश्न है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? या एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 22वां प्रश्न। जवाब है 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है ना? 746 वाट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? प्रकाश वर्ष जवाब है आपका ऑप्शन बी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई। ठीक है ना? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष और एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है ना? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नींबू में बहुतायत क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका प्रश्न। तो नींबू में जो है विटामिन सी पाया जाता है ना? विटामिन सी पाया जाता है नींबू। यही विटामिन ए ऑप्शन में दिया गया है तो इसमें जो है यह गाजर आम इत्यादि फलों में जो है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना? ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बार बार आता रहता है। अगला क्वेश्चन जो है मैथ से है। दिया गया एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में कितने छात्र शामिल? देखिए 92% उत्तीर्ण है और 480 छात्र अनुत्तीर्ण है, यानी कितने परसेंट है? 8% बराबर 480, यही ना होगा? 8% बराबर 480, तो 1% बराबर कितना होगा? 480 भागा 8 कर देंगे।
तो कितना हो जाएगा? काट के इसका जो है 60 हो जाएगा। 1% बराबर 60 हो जाएगा और जो है 100% बराबर जो है 100 का गुणा कर देंगे इसमें 60 में। कितना हो जाएगा? बराबर 6000 हो जाएगा। 6000 स्टूडेंट हो जाएंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही होगा 6000। और तीसरा प्रश्न दिया गया है 0.6 पे पावर 4 माइनस 0.5 पे पावर 4 अपान 0.6 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। देखिए एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए माइनस एक, ऊपर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी बचेगा। दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका ऑप्शन 0.1 बन जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन सही बनेगा। देखिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन है इसको हम जो है स्किप कर रहे हैं, क्योंकि जो है इस पे मैथ लगाना थोड़ा अभी संभव नहीं हो पा रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, उसमें आपको पूरा का पूरा मैथ भी सॉल्व रहेगा, तो आप लोग वहां से कवर कर लेंगे। पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े। जीके लाइव पाठशाला हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और देखिए यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया जा रहा है, तो यहाँ से आप लोग उससे जुड़ जाएंगे। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का बहुत बार ये पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, उत्धन श्वास होता है उच्छ्वास। यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। पेट में दाढ़ी होना, जवाब हो जाएगा देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ठीक है ना? देखने में सीधा किंतु चालाक होना इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है जहां पहुंचा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जहां पहुंचा न जा सके। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगम्य हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? अगम्य हो जाएगा, जहां पहुंचा न जा सके। ठीक है ना? ये दुर्गम की बात करते हैं तो जहां जाना कठिन है उसे दुर्गम बोलते हैं। ठीक है ना? और जहां जाना आसान है उसे जो है सुगम बोलते हैं। बहुत बार ये भी पूछा गया। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया मृगेंद्र का पर्यायवाची पूछा। मृगेंद्र का पर्यायवाची, तो मृगेंद्र जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए होगा शार्दुल। हाँ, इसके अन्य पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो जो है वनराज होता है, मृगराज होगा, शार्दुल होगा, केहरी होगा, केसरी होगा, नाहर, ये सब जो है शार्दुल के पर्यायवाची होते हैं। यहीं आपके हिरण ऑप्शन में दिया गया है, तो जो है हिरण के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपका मृग होता है, सारंग होता है, हरिण होता है, पुरगम होता है। ये सब जो है हिरण के पर्यायवाची। ठीक है ना? अहि की बात की है तो आप लोग जानते हैं सांप को अहि कहते हैं, तो इसके पर्यायवाची जो है सिंपल सा है नाग, फड़ी, सर्प, भुजंग, ब्याल, उरग। ये सब जो है अहि के जो है पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन में जो है अतिवृष्ट का विलोम पूछा है। अतिवृष्ट का विलोम, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? अनावृष्ट होता है। क्या होता है? अनावृष्ट होता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही। आगे दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो हम वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग रोक करके एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है इसके आंसर देना है। गद्यांश को एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है ना? अब इसमें जो है 41 नंबर का प्रश्न दिया गया है। 41 नंबर का प्रश्न दिया गया है मॉडर्न मेडिसिन इज द प्राइमरल कंसर्न्ड विथ, किसके साथ कंसर्न किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना? प्रोफेशनल ऑफ गुड हेल्थ, प्रमोशंस ऑफ गुड हेल्थ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट का सिनोनिम्स पूछा गया है 40 नंबर क्वेश्चन में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिस्पेक्ट होता है। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वोकल। वोकल का जो है एंटोनिम्स पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टू वॉक द है एमलेसी। इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्बल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। अब 58 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इसमें जो है जीएस का क्वेश्चन है 58 से। दिया गया है आपका निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है स्कॉटलैंड बना है। अगला प्रश्न है, भारत में किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है आपके भायखाल मुंबई को। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान हुआ है, तो किस राज्य से संबंधित है अमरोहा का ढोलक? यह जो है उत्तर प्रदेश, अमरोहा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्रोएशिया का मुद्रा क्या है? 61 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा पूना है। क्रोएशिया का मुद्रा क्या है? पूना। सी ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है वाराणसी में स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद के उच्च सदन से संबंध में कौन सा कथन सही है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है ना, उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोई कोडईकनाल, ध्यान रखिएगा कोडईकनाल कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं कोडईकनाल के बारे में। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, ये है आपके पलानी पर्वत पर स्थित है। बी ऑप्शन सही है, पलानी पर्वत। अगला प्रश्न है, भूटान भारत की निम्न में से किस राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जवाब है ऑप्शन बी, भूटान जो है सिक्किम से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मडई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मडई महोत्सव 67 नंबर प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन बी, ये है आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जवाब है ऑप्शन सी, बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपके द हेग में है। द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस 70 नंबर का प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी जी हैं। किरण बेदी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश दिया गया है 71 से 75 तक, गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। एक बार जो है गद्यांश को आप लोग वीडियो को रोक कर जरूर पढ़ लीजिएगा गद्यांश को। गद्यांश यहाँ से पूरा है, गद्यांश यहाँ से पूरा देख लीजिए गद्यांश। उसके बाद 71 नंबर का प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? 70 नंबर का प्रश्न। जवाब है ऑप्शन बी, सच्ची वीरता हो जाएगा, सच्ची वीरता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? 72 नंबर प्रश्न। तो क्रोध जो है वीरता का रूप नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरता का संदेश क्या है? 73 नंबर का प्रश्न। तो वीरता का संदेश जो है उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना वीरता का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, वीरों के देवदार वृक्ष से तुलना की गई है, क्यों की गई है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि वह स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते रहते हैं। डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरता का एक विशेष लक्षण क्या है? 75 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा नायपन है। ठीक है ना, नयापन है वीरता का विशेष लक्षण। अब देखते हैं दूसरा गद्यांश। दूसरे गद्यांश को भी हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, आप लोग एक बार वीडियो को रोककर जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा गद्यांश, यहाँ तक गद्यांश है। 76 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है, सौंदर्य की परख की जाती है।
इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर जो है सौंदर्य की परख की जाती है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रसास्वाद की अनुभूति का बोध होता है, कब होता है? जवाब है चैत्य स्पर्शी रूप से होता है, ये ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं है, क्यों मनोहर नहीं है? क्योंकि जो है इनमें केवल सौंदर्य का वर्णन किया गया है, बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार क्या है? जवाब है आपका उस उनकी जो है मनोहरता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न दिया गया है, ऊपर दिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जवाब है आपका ऑप्शन सी, सुंदरता बनाम मनोहरता हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। इस तरह से हमने जो है पहला प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। अब आपके जो है पाई चार्ट का क्वेश्चन है वो भी आपके टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से उसे भी कवर कर। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।